नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज की ताज़ा खबरों के शो में जिसका नाम है कोर्स टुडे हिंदी। इन खबरों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट www.livelaw.in पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताज़ा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया यानी डीलिमिटेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। इस रिट याचिका में केंद्र को आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 26 को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में तर्क दिया गया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन करने तक अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन पैदा हुआ और ये असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 26 परिसीमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो कि अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आते हैं, उसके अनुसार परिसीमन साल 2026 के बाद पहली जनगणना के बाद ही किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 170 भाग 3 परिसीमन की याचिका पर विचार करने में संवैधानिक बाधा के रूप में कार्य करता है। कोर्ट ने माना कि ऐसी याचिका स्वीकार करने से अन्य राज्यों द्वारा मुकदमेबाजी के रास्ते खुल जाएंगे। न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के साथ भेदभाव के तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि राज्यों में परिसीमन से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में अलग है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केंद्र सरकार के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। मेघवाल ने कहा, भारत सरकार ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने के लिए कोई औपचारिक या संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है। हालांकि कुछ सार्वजनिक या राजनीतिक हलकों पर इस पर चर्चा या बहस हो सकती है, लेकिन सरकार ने इन शब्दों में संशोधन के संबंध में कोई औपचारिक निर्णय या प्रस्ताव घोषित नहीं किया। उन्होंने नवंबर 2024 में डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया, जिसमें प्रस्तावना में इन शब्दों को शामिल करने वाले 42वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिए गए भारतीय संविधान के मूल ढांचे के मूल अंग हैं। समाजवादी शब्द जहां कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है, वहीं धर्मनिरपेक्षता समानता के अधिकार के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। आपको बता दें कि एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के एक भाग के रूप में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को बरकरार रखा है, जैसा कि न्यायालय ने बलराम सिंह मामले में बताया था। हाल ही में प्रस्तावना में इन शब्दों को हटाने की मांग करते हुए कई याचिकाएं दायर की गई, जिनमें दावा किया गया कि 42वां संशोधन जनता की राय सुने बिना पारित किया गया था। बताते चले कि 44वें संशोधन के माध्यम से 42वें संशोधन को रद्द करने के भी कई प्रयास किए गए, हालांकि इन शब्दों को छुआ तक नहीं गया। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 के बेंगलुरु दंगों के मामले में शामिल 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार 11 अगस्त को लगभग 300 लोगों की भीड़ डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के पास इकट्ठा हुई और पी नवीन नामक व्यक्ति द्वारा अपनी फेसबुक पेज पर पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी किए जाने का विरोध किया। फिरदौस पाशा नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 295A और 153 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने और भीड़ को शांत कराने के पुलिस के भरसक प्रयासों के बावजूद पुलिस स्टेशन के बाहर जमा भीड़ अलग होने से इनकार करती रही और उसकी संख्या बढ़ती ही रही। इसके बाद भीड़ ने पुलिस वाहनों में आग लगा दी और पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिस थाने की इमारत की बेसमेंट में भी आग लगा दी और थाना परिसर में स्थित सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर दिया। इस हिंसा में 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। भीड़ ने निजी वाहनों और संपत्तियों को भी जला दिया, निजी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया और लूटपाट भी की। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक कुल 64 आपराधिक मामले दर्ज किए गए और जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के केंद्रों में बिजली जाने की वजह से प्रभावित नीट यूजी 2025 के उम्मीदवारों द्वारा दायर 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें पुनर्परीक्षा की मांग की गई थी। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया जिसमें पुनर्परीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सहित सभी संभावित पहलुओं से इस मुद्दे की जांच की है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदोरकर की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग के पात्र हैं उन्हें इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने और चल रही प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस मामले में उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 14 जुलाई के उस आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जिनमें उनके लिए पुनर्परीक्षा का आदेश देने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि हाईकोर्ट के निष्कर्ष सही है और पुनर्परीक्षा के आदेश पारित करना न्यायालय के हाथ में नहीं है क्योंकि ये एनटीए का विशेषाधिकार है। मामले में न्यायालय ने यह भी कहा कि 27,264 स्टूडेंट में से केवल 70 ने ही मूल रिट याचिकाएं दायर की थी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले हफ्ते फिर से आपसे अगले जरूरी लीगल अपडेट्स के साथ। थैंक यू।